दोस्तों, तारिक फतेह पाकिस्तानियों को लेकर अक्सर ये कहा करते थे कि एक मुल्क एक साथ इतने जाहिल कैसे पैदा कर सकता है। किसी खानदान में अगर एक आदमी जुआरी या सट्टेबाज निकल जाए तो उसे लगता है कि इस बंदे ने पूरे खानदान का नाम खराब कर दिया, मगर पाकिस्तान तो पूरे का पूरा मुल्क ही जाहिल और सट्टेबाज निकल गया है। सच में ब्रिटेन से जो खबरें आ रही हैं उसने पूरी दुनिया का सिर शर्म से नीचा कर दिया है। हर कोई हैरान है कि एक कौम इतना नीचे कैसे गिर सकती है। एक तरफ हिंदुस्तानी है जो ब्रिटेन और अमेरिका में जाकर बड़े बड़े डॉक्टर बन रहे हैं, वहां के पॉलिटिशियंस बन रहे हैं, वहां के स्टार्टअप सिस्टम को चला रहे हैं, वहां का आईटी सेक्टर संभाल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये पाकिस्तानी है जिन्होंने बाकायदा गैंग बनाकर ब्रिटेन में जाकर वहां की छोटी छोटी बच्चियों का शोषण किया, वो भी 1-2 साल नहीं, कई सालों तक। वो भी 10-20 लड़कियों का नहीं बल्कि हजारों लड़कियों का। पाकिस्तानी मुसलमानों ने जिस तरह ब्रिटेन में जाकर ये स्कैंडल किया है, इसे दुनिया के इतिहास में किसी भी तरह के माइग्रेंट्स की तरफ से किया गया सबसे बड़ा क्राइम बताया जा रहा है। इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं कि ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों की इस करतूत से क्यों शर्मिंदा है और क्यों वहां पर इन लोगों का भी जीना हराम हो गया है, पहले आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तानियों ने वहां किया क्या है और क्या वजह है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ने ट्विटर पर खुलकर इन पाकिस्तानी मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मस्क तो इस पूरे कांड से इतना ज्यादा गुस्से में है कि वो पूरी की पूरी ब्रिटेन सरकार, यहां तक कि वहां के प्रधानमंत्री को भी जेल में डालने की बात कर रहे हैं। और जेल से याद आया, देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल के एक्स जेलर सुनील गुप्ता के साथ एक खतरनाक पॉडकास्ट किया है हमने, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना, क्योंकि जेल में गन कैसे पहुंचती है, ड्रग्स कैसे पहुंचता है, पैसे कैसे पहुंचते हैं और कैसे अपनी आंखों के सामने 8 लोगों को फांसी के फंदे से लटकते देखा। किसने? सुनील गुप्ता जी ने। पॉडकास्ट पे ये सारी बातें हुई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, जरूर देखना। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये बात 2000 के शुरुआती सालों की है। उस वक्त इस तरह की कुछ खबरें आ रही थी कि नॉर्थ इंग्लैंड में कई जगहों से छोटी बच्चियां गायब हो रही हैं, मगर उस वक्त किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर सितंबर 2010 में द टाइम्स अखबार में एक ऐसी खबर छपती है जिसके छपते पूरे इंग्लैंड में धमाका हो जाता है। अखबार के जर्नलिस्ट एंड्रयू नॉर्थफ्लॉक ने साउथ यॉर्कशायर पुलिस की एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट को अखबार में छाप दिया जिसमें इस बात का जिक्र था कि पिछले कुछ सालों में कई ब्रिटिश लड़कियों का यौन शोषण किया गया जिनकी उम्र 11 से 16 साल थी। खबर छपते पूरे ब्रिटेन में हंगामा हो गया। पहले तो इस बात पर बवाल मचा कि अगर बच्चियों के साथ ऐसा क्राइम हो रहा है तो अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया। बाद में पता चला कि इस क्राइम में ज्यादातर अपराधी पाकिस्तानी मुसलमान थे, तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि अगर हमने इन लोगों को अपराधी बनाया तो हम पर कहीं इस्लामोफोबिक होने का इल्जाम न लग जाए। मतलब दोस्तों, ये वोक पने की हद नहीं हो गई? आपको लगता है कि क्या सिर्फ इंडिया में इतने सालों तक तुष्टीकरण की राजनीति होती है? इंग्लैंड वाले तो इस मामले में हमसे भी 10 कदम आगे निकल गए। मतलब उनके देश में उनकी ही बच्चियों के साथ पाकिस्तानी मुसलमान इतने सालों तक घिनौना काम करते रहे, मगर उन्होंने इस मामले को इसलिए तूल नहीं दिया ताकि कोई उन्हें रेसिस्ट न बोल दे। क्या बात है। अब हुआ ये कि जैसे ही द टाइम्स अखबार में खबर छपी तो हर तरफ हल्ला हो गया, जिसके बाद इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने 2013 में दी अपनी रिपोर्ट में बताया कि 1997 से 2013 तक पाकिस्तानी मुसलमानों ने 1400 ब्रिटिश नाबालिग लड़कियों का शोषण किया। अब ये लोग इन छोटी बच्चियों को कैसे फंसाते थे और उसके बाद उनके साथ क्या करते थे, जब आप ये सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। बात समझ लीजिए आप कि ये जितने भी छपरी पाकिस्तानी पाकिस्तान से इंग्लैंड या अमेरिका जैसे देशों में जाते हैं, वहां जाकर इंडियंस या भारतीयों की तरह कोई बड़ी बड़ी नौकरियां तो करते नहीं। ये लोग जाकर वहां क्या करते हैं? पंचर लगाते हैं, ड्राइवरी करते हैं और पब्लिक टॉयलेट में झाड़ू लगाने जैसा काम करते हैं ज्यादातर लोग। अब हुआ ये कि ब्रिटेन में ये लोग बड़े लेवल पर ड्राइवरी जैसे काम करते थे। इन लोगों ने धीरे धीरे ऐसी बच्चियों को टारगेट करना शुरू किया जिनका फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है, जिनके माँ बाप उनको संभालते नहीं थे ठीक से, या ऐसी बच्चियां जो खुद डिप्रेशन में थी। ये लोग जैसे तैसे करके इन बच्चियों से नजदीकी बढ़ाते थे, खुद को उनका हमदर्द बताते थे और एक बार जब उनका भरोसा जीत लेते थे, फिजिकली उनको एक्सप्लॉइट करते थे। धीरे धीरे ये लोग उन्हें ड्रग्स और नशे की आदत लगा देते थे। उसके बाद पूरे के पूरा गैंग छोटी बच्चियों के साथ गलत काम करता था। ये इन बच्चियों के साथ क्या करते थे, अगर आप उसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। इतना ही नहीं, जब ये बच्चियां इन सब के खिलाफ बोलने लगती थी तो ये बच्चियों और उनके माँ बाप को जान से मारने तक की धमकी देते थे। ऐसे केस भी रिपोर्ट हुए जहां इस गैंग ने 13 साल तक की बच्चियों को प्रेग्नेंट भी कर दिया। कई बच्चियों ने बच्चों को जन्म भी दिया और उन बच्चों को उनका बाप कौन था इनको पता भी नहीं चला। 2014 में सारा जे की एक रिपोर्ट में एक बात सामने आई जिसमें पता चला कि 1997 से 2013 तक ऐसे 1400 केस हुए। हालांकि कुछ इंडिपेंडेंट स्टडीज के हिसाब से ऐसे केस 5000 से भी ज्यादा थे। अब हर कोई इस बात से हैरान और गुस्से में था कि जब इतने बड़े लेवल पर छोटी बच्चियों के साथ घिनौने काम हो रहे थे तो पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी। इस तरह के मामले रिपोर्ट होने के बावजूद सिर्फ पॉलिटिकल करेक्टनेस दिखाने के चक्कर में उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। पुलिस और उस वक्त की सरकारों को डर था कि इस कांड में शामिल ज्यादातर लोग पाकिस्तानी मुसलमान हैं, अगर हमने इन पर कोई एक्शन लिया तो कहीं हम पर रेसिस्ट होने का इल्जाम न लगा दे, लोग ये ना बोलने लगे कि ब्रिटेन की सरकार तो इस्लामोफोबिक है। दूसरा, भारत की तरह ब्रिटेन में भी कुछ पार्टियों को डर है कि अगर हमने इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया तो कहीं हमारा वोट बैंक नाराज ना हो जाए। मतलब जैसे भारत में तुष्टीकरण की राजनीति होती है,
ठीक उसी तरह की पॉलिटिक्स। आप इस बात का इसी से अंदाजा लगाइए कि जब ऋषि सुनक पीएम बने थे तो उन्होंने ग्रूमिंग गैंग के लोगों के क्राइम की जांच करने के लिए कमेटी बनाई थी, मगर जैसे ही लेबर पार्टी की सरकार आई उसने इसी साल जनवरी के पहले हफ्ते में ओल्हैम ग्रूमिंग गैंग की इंक्वायरी रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक नाराज ना हो जाए। आपको बता दें ब्रिटेन में फिलहाल लेबर पार्टी की सरकार है और इस सरकार में पाकिस्तानी मूल के 11 एमपी हैं, लेकिन जैसे ही न्यूज मीडिया में आई कि लेबर पार्टी ने इस इंक्वायरी रिपोर्ट को रुकवा दिया है तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क भी भड़क गए। अब हुआ यह कि जिस वक्त इलॉन मस्क ने इस मामले में खुलकर ट्वीट करना शुरू किया और इस कांड में शामिल पाकिस्तानी मुसलमानों का खुलकर नाम लेना शुरू किया तो काफी लोगों की सुलग गई। ब्रिटेन और अमेरिका समेत पूरी दुनिया में एक सेक्शन उन्हें इस्लामोफोबिक बोलने लगा, मगर इलॉन मस्क जो अभी अभी अमेरिका में ट्रंप को राष्ट्रपति बनवाकर हटे हैं उन्होंने ऐसे लोगों की घंटा परवाह नहीं की। मस्क ट्विटर के मालिक हैं। ट्विटर आज दुनिया का सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म भी है, इसलिए मस्क ने जब ट्विटर पर इन इस्लामिक गुंडों के खिलाफ ट्वीट किया तो एक साथ करोड़ों लोगों के पिछवाड़े जलकर स्वाहा हो गए। ये इस्लामिक वैशी बजाय अपने गिरेबान में झांकने के, बजाय इस बात पर शर्मिंदा होने की कि हमारी कौम एक दूसरे मुल्क में जाकर वहां की छोटी बच्चियों के साथ क्या कर रही है, ये लोग उल्टा इलॉन मस्क पे चढ़ने लगे। मगर मस्क ने भी ठान लिया है कि बॉस हमने यूएस में बाइडेन को हराया, फिर कनाडा में ट्रूडो की छुट्टी करवाई, उसी तरह वो तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक ब्रिटेन के करंट पीएम को भी कुर्सी से उठाकर फेंक नहीं देते। इलॉन मस्क तो वैसे ही ब्रिटेन के पीएम से काफी नाराज थे, मगर इस बीच कीर स्टारमर का एक वीडियो सामने आ गया। इस वीडियो में स्टारमर इस्लामोफोबिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे और बोल रहे थे कि इस्लामोफोबिया के चलते मुस्लिम औरतों को कितनी दिक्कत होती है, मुसलमान बेचारे मस्जिद नहीं जा पाते और न भी जाने क्या क्या उन्होंने कुछ कहा। कि स्टारमर का ये पुराना वीडियो जैसे ही सामने आया मस्क ने स्टारमर की और लंका लगा दी। लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि ये साफ हो गया कि ब्रिटेन का पीएम सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण ग्रूमिंग गैंग के लोगों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रहा, और जो एक्शन लिया है वो भी सिर्फ दिखाने के लिए लिया है। अब जब से ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल सामने आया तब से बहुत सारे लोग इस पूरे कांड का कंपैरिजन इंडिया में चल रहे लव जिहाद से भी करते हैं। हालांकि भारत में बैठे कुछ वोकी अब भी लव जिहाद को एक पार्टी का प्रोपेगेंडा बताते हैं, मगर रियलिटी क्या है ये अगर आप चाहें तो हर दूसरे दिन अखबार में पढ़ सकते हैं। लोगों का कहना है कि ब्रिटेन में पाकिस्तानी मुसलमानों ने जो किया दरअसल उसके पीछे भी वही नीयत रही है जो भारत में लव जिहाद के पीछे नीयत है। मतलब आप दूसरे मजहब की छोटी बच्चियों को सच झूठ बोलकर अपने प्यार में फंसाते हैं, फिर उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, उन्हें ड्रग्स तक दिया जाता है और उनका वो हाल किया जाता है कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मतलब एक तरह से कुछ लोग इस मामले को धार्मिक युद्ध की तरह देखते हैं। उसी तरह भारत में जो लव जिहाद के मामले सामने आते हैं उसमें भी अपनी पहचान छिपाकर कम उम्र की लड़कियों के साथ पहले दोस्ती की जाती है, फिर प्यार का नाटक, बाद में शादी। अब या तो शादी के टाइम लड़का अपनी पहचान बताता है, तब तक लड़की रिश्ते में इतना आगे बढ़ चुकी होती है कि उसके लिए सिर्फ धर्म की वजह से पीछे हटना मुश्किल हो जाता है, या फिर लड़का शादी के बाद अपनी पहचान रिवील करता है और लड़की को भी फोर्स करता है कि वो भी अपना धर्म बदले। दोनों ही केसेस में दो चीजें कॉमन है दोस्तों, एक तो दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करना और दूसरा जानबूझकर छोटी बच्चियों को टारगेट करना, क्योंकि वो आसान शिकार हैं। अब ब्रिटेन में जो कुछ भी हो रहा है उससे वहां रहने वाले इंडियन, वहां रहने वाले भारतीय बहुत परेशान हैं। उन बेचारों की परेशानी ये है कि ब्रिटेन की मीडिया का एक वोक सेक्शन अभी भी इन क्रिमिनल्स को पाकिस्तानी मुसलमान बोलने की बजाय उन्हें एशियन ग्रूमिंग गैंग या साउथ एशियन ग्रूमिंग गैंग्स बोल रहा है। इससे वहां रहने वाले इंडियन काफी भड़के हुए हैं। वो साफ बोल रहे हैं कि भाई हमें इन छपरियों के साथ मत मिलाओ। भारतीयों की हालत इस वक्त उस इज्जतदार आदमी की तरह हो रखी है जिसका कोई नशेड़ी गंजेड़ी रिश्तेदार दारू पीकर नाली में गिर गया और हर कोई उसी से पूछ रहा है कि तुम्हारा कजिन है ना, और न सिर्फ पूछ रहा है बल्कि ये शक भी कर रहा है कि तुमने भी इसके साथ दारू तो नहीं पी। इस पर मेरा पाकिस्तानियों से इतना ही कहना है कि यार तुम लोगों की खुद की तो कोई इज्जत है नहीं। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक तुम लोग बाहर जाकर ये तक तो बता नहीं सकते कि हम पाकिस्तान से हैं, क्योंकि पता है अगर बता दिया कि पाकिस्तान से हैं तो कोई इज्जत करेगा नहीं, उल्टा भगा और देगा। तुम लोग वहां कोई रेस्टोरेंट भी खोलते हो तो उसका नाम दिल्ली दरबार या इंडियन रेस्टोरेंट रख देते हो, क्योंकि पता है अगर रेस्टोरेंट का नाम पाकिस्तान के नाम पर रख दिया तो कोई वहां फटकेगा भी नहीं। लोग इस बात से भी डरेंगे कि क्या पता तुम्हारे रेस्टोरेंट में रखा गया मुर्गा खाने से पहले ही ना बम लगाकर फट जाए। हेलो, गजब बेइज्जती है। मगर मेरा पाकिस्तानियों से सवाल है कि यार तुम लोग और कितना नीचे गिरोगे? तुम कब ये समझ पाओगे कि जिंदगी में मेहनत और पढ़ाई लिखाई के दम पर ही कुछ किया जा सकता है? आखिर किस दिन तुम मजहब से ऊपर उठकर सोच पाओगे? बताओ। हम हिंदुस्तानी बेचारे पराये मुल्क में जाकर कभी ट्रैफिक सिग्नल तक नहीं तोड़ते, और तुम लोग जिस मुल्क में जाते हो उसी मुल्क की छोटी बच्चियों के साथ ऐसा घिनौना काम करते हो। क्यों? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ज्यादातर देश तुम्हें वीजा देने से मना करते हैं। सच में दोस्तों, कई बार मुझे अफसोस होता है कि काश 47 में बंटवारा नहीं हुआ होता तो आज ये मुल्क कितना बड़ा होता।
मगर जब मैं इन लोगों की हरकतें देखता हूं तो मन ही मन अपने पुराने नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने टाइम रहते ये गंदगी यहां से साफ कर दी। हम थोड़े कम एरिया में काम चला लेंगे लेकिन इन लोगों के साथ नहीं जाएंगे। शर्म करो यार, आज मस्क तुम्हें गाली दे रहा है, इजराइल गाली दे रहा है, ट्रंप अमेरिका में लठ लेकर खड़ा है, यूरोप में भी एक के बाद एक सरकारें आ रही हैं जो तुम्हारे नट बोल्ट टाइट कर रही हैं। अब भी टाइम है, सुधर जाओ वरना ऐसे ही जलील होते रहोगे। सच में तुम लोगों ने पूरी दुनिया को नर्क बना रखा है और क्या ही कहूं। बाकी आप लोग दोस्तों इस मामले में क्या ओपिनियन रखते हो, क्या राय रखते हो? ब्रिटेन में पाकिस्तानी मुसलमानों ने जो किया है उसे आप कैसे देखते हैं? इस पूरे मामले पर आप जो भी सोचते हो, आपका हर एक कमेंट इंपॉर्टेंट है और आपका इस वीडियो को शेयर करना भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज उनकी शान में, पाकिस्तानियों की शान में अगर कुछ लिखना चाहो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लेकिन इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त तक शेयर करके जरूर पहुंचाना क्योंकि सच जानने का हक सबका है। बाकी एक अमेजिंग पॉडकास्ट सुनील गुप्ता जी के साथ हमने किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पिन कमेंट में भी दिया है। तिहाड़ जेल के एक्स जेलर रहे हैं, जेल में क्या क्या कांड होते हैं, 8 फांसी इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखी है और जेल की सारी बातें इन्होंने बताई हैं। तो आपको ये पॉडकास्ट भी इंटरेस्टिंग लगेगा तो इसलिए जरूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।